चलिए, आधुनिक आवर्तसारणी की कुछ प्रवृत्ति के बारे में हम जानेंगे कि आधुनिक आवर्तसारणी की प्रवृत्ति क्या है। अभी हम बताए थे आधुनिक आवर्तसारणी मेंडलीव की आवर्तसारणी से लाभ क्या है, हानि क्या है, उसके लक्षण बताए थे। अब हम आधुनिक आवर्तसारणी की प्रवृत्ति बताएंगे। देखिए, आधुनिक आवर्तसारणी में पहला प्रवृत्ति क्या है, संयुक्ता जानेंगे हम कि आधुनिक आवर्तसारणी में संयुक्ता पहला प्रवृत्ति कैसे चलता है। देखिए, किसी आवर्त में, कोई भी आवर्त में, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले जो है संयुक्ता 1 से 4 तक क्या होती है, बढ़ती है, फिर घटकर क्या होती है, 0 हो जाती है। जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है। देख रहे हैं कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्रमांक बढ़ रहा है। लेकिन क्रमांक बढ़ने के साथ साथ 1, 2, 3, 4 उसके बाद क्या 3, 2, 1 0 हो जाए। तो किसी आवर्त में सातों आवर्त की बात बोल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त होता है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयुक्ता क्या होती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर क्या होती है, 0 हो जाती है। तो ये पहला लक्षण है। आधुनिक आवर्तसारणी की पहला प्रवृत्ति क्या है, पहला प्रवृत्ति यह है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयुक्ता क्या होती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर क्या होती है, 0 हो जाती है। देखिए, ये तो पहला हो गया भाई संयुक्ता समझ में आया होगा कि आवर्तसारणी में संयुक्ता की प्रवृत्ति क्या है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयुक्ता क्या होती है, 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटकर क्या होती है, 0 हो जाती है। तो पहला लक्षण समझ में आ गया। दूसरा लक्षण क्या था, परमाणु त्रिज्या। दूसरा लक्षण क्या है भाई, परमाणु त्रिज्या है। देखिए, परमाणु त्रिज्या क्या है, तो किसी आवर्त में, जैसे कि हम यहाँ पर आवर्त नंबर क्या दिए हैं, जैसे कि आवर्त दे दिए दूसरे आवर्त, ये आवर्त नंबर क्या है, 2 है, और ये क्या है, परमाणु त्रिज्या है। ये क्या है, परमाणु क्या है, त्रिज्या है। तो देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 10th और 9th के ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि संभारी है, समस्थानिक है, समन्यूट्रॉनिक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं संभारी को आइसोबार, समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप्स, और समन्यूट्रॉनिक को बोलते हैं आइसोटोन्स। हम देखिए बारी बारी से समझेंगे कि आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स क्या है। देखिए, आइसोबार कैसे समझेंगे हम कि आइसोबार है। देखिए ध्यान से, जैसे कि आर्गन है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका जो होता है 19, इसका जो होता है 20, और इसका एटॉमिक वेट 40, इसका भी एटॉमिक वेट 40, इसका भी एटॉमिक वेट 40। देखिए, भिन्न भिन्न डिफरेंट एलिमेंट हैं, भिन्न तत्व हैं, और इनके क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक वेट जो है सेम है। तो जिन भी डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक वेट सेम हो तो उसे बोलते हैं आइसोबार, उसको बोलते हैं संभारी। हिंदी में बोलते हैं संभारी और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। देखिए, आइसोबार क्या है, आइसोबार मीन्स संभारी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइसोबार। हिंदी में क्या बोलते हैं, संभारी। हिंदी में क्या बोलते हैं, संभारी। तो देखिए, संभारी क्या है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम क्या है, संभारी है। कैसे पता लग रहा है कि संभारी है, क्योंकि देखिए आर्गन के एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20, ये तीनों डिफरेंट है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट 40 से तीनों का है। तो इसलिए जिसका डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट आर कॉल्ड क्या होता है, आइसोबार। अब देखिए ध्यान से, ये जो है आइसोबार का एग्जांपल है। देखिए, आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है समझेंगे। जैसे कि आइसोटोप्स क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, और इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। देखिए, एक ही तत्व के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है,
और एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट है, इसको बोलेंगे आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट क्या रहेगा, डिफरेंट, तो हम इसको बोलेंगे आइसोटोप्स। देखिए ध्यान से फिर समझेंगे कि आइसोटोप्स, आइसो बार क्या है। देखिए आइसो बार क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट और कॉल्ड होता है आइसोबार। एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट और कॉल्ड होता है आइसोटोप्स। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1S2, 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए इसका नाम क्या है, जैसे आइसोबार क्या है भाई, तो डिफरेंट एलिमेंट है। देखो डिफरेंट एलिमेंट में क्या है, पहला आर्गन, पहला क्या है आर्गन, इसका नाम क्या है पोटेशियम, इसका नाम क्या है पोटेशियम, इसका नाम क्या है कैल्शियम, इसका नाम क्या है कैल्शियम। देखिए डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट सेम रहेगा तो हम उसे बोलेंगे आइसोबार। जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग और एटॉमिक वेट क्या है सेम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे आइसोबार। और आइसोटोप्स क्या है, एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट और कॉल्ड होता है आइसोटोप्स। देखिए जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1S2, 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए ध्यान से अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो आइसोबार, देखिए आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं समभारी। देखिए सम मतलब समान, अभार मतलब भार, जिसका भार क्या हो समान हो तो उसे बोलते हैं समभारी। देखिए आइसोटोप समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब क्रमांक, जिसका क्रमांक क्या रहे समान रहेगा तो उसे बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक बोलते हैं। देखिए अब हम समझेंगे आगे हम कि समन्यूट्रॉनिक क्या है। देखिए समन्यूट्रॉनिक क्या है समझने के बाद कि समन्यूट्रॉनिक क्या है। देखिए जैसे सिलिकॉन, जैसे क्या है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका एटॉमिक नंबर 16। तो देखिए इसका एटॉमिक वेट 23, इसका एटॉमिक वेट 31, इसका एटॉमिक वेट 32। देखिए ध्यान से जिस डिफरेंट एलिमेंट रहेगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो हम उससे बोलेंगे समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स। यानी डिफरेंट एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन सेम आए तो हम उससे बोलते हैं आइसोटोन्स, हिंदी में बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। देखिए जैसे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, एकदम न्यूट्रॉन निकालने का आसान तरीका है, ऊपर से एटॉमिक वेट से घटा दो एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। देखिए इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे 30 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 16, 31 से घटाएंगे हम 15 तो आ जाएगा 16, 32 से घटाएंगे 16 तो आ जाएगा 16। देखिए सारे एलिमेंट में, तीनों एलिमेंट में सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, तीनों एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम है तो क्या कहा जाएगा समन्यूट्रॉनिक, यानी उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं उसको आइसोटोन्स। देखिए फिर एक बार समझेंगे हम एक बार समझ लेंगे कि आइसोबार क्या है। डिफरेंट एलिमेंट में एटॉमिक वेट सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेगा तो उसे बोलेंगे आइसोबार। एक ही एलिमेंट में नंबर्स ऑफ जो एटॉमिक नंबर रहेगा सेम रहेगा, एटॉमिक वेट डिफरेंट रहेगा तो बोलेंगे आइसोटोप्स। और डिफरेंट एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा सेम रहेगा तो बोलेंगे आइसोटोन्स। तो इस प्रकार हम आइसोबार, आइसोटोन्स का डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, डिफिनेशन याद कर सकते हैं ऐसे। देखिए एक और तरीका है, जो ऊपर वाला क्या रहेगा ध्यान दीजिए, आइसोबार में क्या होता है कि ऊपर वाला क्या रहेगा सेम रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा तो हम उसे बोलेंगे आइसोबार। जब नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला डिफरेंट रहेगा तो हम बोलेंगे आइसोटोप्स, और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो बोलेंगे आइसोटोन्स। केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ऐसे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा यूपी बोर्ड हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जिसमें 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन गारंटी के साथ आने वाला है। देखिए इसको बोलते हैं हिंदी में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। हम कैसे तत्वों को आवर्त वर्गीकरण में बांटेंगे, हम इसके बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में क्या करेंगे जानेंगे। देखिए ध्यान से इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, देखिए ध्यान से इसका मतलब क्या है, आवर्त और वर्ग में तत्वों को क्यों बांटा गया। पहले समझेंगे हम कि तत्वों को आवर्त और वर्ग में क्यों बांटा गया है, नहीं क्या कारण है। देखिए कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि
कि 18वीं शताब्दी में तत्व मात्र कितने ज्ञात थे? मान लो कि 50 तत्व लगभग में ज्ञात थे। ऐसे आगे बढ़ते गए, जैसे 19वीं शताब्दी में मान लीजिए कि 70 तत्व हो गए। जैसे 20वीं शताब्दी में मान लीजिए 2000 में आ गया आपका तत्व कम से कम 100 तत्व हो गया। ऐसे दिन पर दिन क्या है, आजकल लगभग में 120 तत्व ज्ञात है। तो देखिए 10 व्यक्ति को आपके सामने बैठे हैं, 10 स्टूडेंट आप लोग हैं, तो 10 स्टूडेंट को क्या करना है, सब कपड़ा कैसे कैसे कलर में पहने हैं उसको तो भाई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100, 150, 120 आ जाए तो याद करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं, कुछ वैज्ञानिक 3-4 वैज्ञानिक जो थे, हम नाम बताएंगे सबके बारे में डिटेल। कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, अपना मत दिए कि तत्वों को ऐसे रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए ध्यान से, तत्वों को आवर्त वर्ग में क्यों बांटा गया भाई? आवर्त और वर्ग में बांटने के कारण क्या था, रीजन क्या था? रीजन ये था कि याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए इस संदर्भ में पहले वैज्ञानिक थे, उस वैज्ञानिक के बारे में हम डिटेल समझेंगे तो वैज्ञानिक अपना मत कैसे दिए। देखिए इस वैज्ञानिक का नाम था डाबेराइनर। क्या नाम था, डाबेराइनर। देखिए डाबेराइनर एक वैज्ञानिक था और डाबेराइनर का इसको बोलते हैं त्रिक समूह का नियम। डाबेराइनर के त्रिक समूह का नियम। तो डाबेराइनर के त्रिक समूह का नियम क्या है हम समझेंगे कि इसको किसी किताब में ध्यान देना है, डाबेराइनर लिखा है और किसी किताब में लिख दिया है, डाबेराइनर लिख दिया है। देखिए डाबेराइनर का त्रिक समूह का नियम क्या है, आगे हम समझेंगे अभी कि त्रिक समूह का नियम है तो क्या है। देखिए डाबेराइनर के त्रिक समूह का नियम ये है कि समान गुण धर्म वाले 3-3 तत्व लिया जाए। समान गुण धर्म वाले 3-3 तत्व लिया जाए और पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग दिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार ऑटोमेटिक क्या होता है, ज्ञात हो जाता है। ऐसे तत्वों को रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, एकदम आसान होगा। देखिए डाबेराइनर साहब क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि Li का नाम है लिथियम, Na इसका नाम है सोडियम और K का नाम है पोटेशियम। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19 और इसका नंबर जो है एटॉमिक वेट 7 होता है, इसका एटॉमिक वेट 23 होता है, इसका एटॉमिक वेट 39 होता है। तो डाबेराइनर ने कहा कि समान गुण धर्म वाले 3-3 तत्व लिया जाए, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये समान गुण धर्म वाले हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, समान होती हैं, आपस में मिलती जुलती है, इसलिए समान गुण धर्म वाले हैं। तो 3 तत्व लिया जाए और पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग दिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। देखिए कैसे ज्ञात होना है, 7 + 39/2 करेंगे तो 7 × 39 कितना होता है, 46/2 = कितना हो जाएगा, 23। देखिए बीच वाले तत्व का परमाणु भार ऑटोमेटिक ज्ञात हो गया। तो डाबेराइनर का त्रिक समूह का नियम क्या है, समान गुण धर्म वाले 3-3 तत्व लिया जाए, पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग दिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार अगर तत्वों को क्रम में रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो डाबेराइनर के त्रिक समूह का नियम परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एपी बोर्ड हो, दोनों में कई बार पूछा जाता है, पिछले साल भी आया था। तो डाबेराइनर के त्रिक समूह का नियम क्या है, समान गुण धर्म वाले 3-3 तत्व लिया जाए अब पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग दिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ऐसे तत्वों को रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए ध्यान से, अब ये तो पहला था वैज्ञानिक जो कहा था कि तत्वों को ऐसे रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। दूसरे वैज्ञानिक का मत क्या था, दूसरे वैज्ञानिक ने कहा, जैसे उसका नाम था, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड। देखिए न्यूलैंड, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड, इसको बोलते हैं पूरा नाम न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम भी बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया है। आप लोगों को तो डाबेराइनर के त्रिक समूह का नियम आसानी समझ में आ गया
कि समान गुणधर्म वाले 3 तत्व लिया जाए, अब पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग दिया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार क्या होता है, ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाता है। अब देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है समझेंगे। देखिए न्यूलैंड इंग्लैंड नाम से लग रहा है कि न्यूलैंड, लास्ट में लैंड आ गया है तो ये कहाँ का रहने वाला है, तो ये इंग्लैंड का रहने वाला है, न्यूजीलैंड नहीं है, ये इंग्लैंड है। तो न्यूलैंड कहाँ का रहने वाला है, इंग्लैंड का। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड ने कहा कि तत्वों को संगीत के धुन पर रखा जाए, तत्वों को संगीत के धुन पर रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, एकदम इजी हो जाएगा। ऐसे तत्वों को रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, तो संगीत के धुन क्या है, तो संगीत के धुन है सा रे गा मा पा धा नी। सारे, देखिए सारे गा मा पा धा नी। देखिए यहां से फिर हम जैसे हम शुरुआत करेंगे सारे गा मा पा धा नी। न्यूलैंड ने कहा कि तत्वों को संगीत के धुन पर रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो संगीत के धुन क्या है, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा। देखिए ये म्यूजिक नहीं है, ये पढ़ाई चल रहा है 10th का। तो देखिए ध्यान से ये सारे गा मा पा धा नी सा, यानी कि 7वां के बाद 8वां स्वर क्या है, आपस में क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। देखिए 7 से सा मैच करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 7 से, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां से मैच कर लिया। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए जहां से स्टार्ट करेंगे 8वां स्वर क्या होगा, आपस में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी यानी गुण क्या होगा, मिलेगा। तो तत्वों को ऐसे रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। कौन सा वैज्ञानिक कहा था, न्यूलैंड ने कहा था। देखिए तत्व कैसे मैच कर रहा है, Li लिथियम है, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, लिथियम 3 नंबर है, बेरिलियम 4 नंबर है, बोरान जो है 5 नंबर है, कार्बन 6 नंबर है, नाइट्रोजन 7 नंबर है, फ्लोरीन 8 नंबर है, फ्लोरीन देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन 8 नंबर है, फ्लोरीन 9 नंबर है। तो देखिए फ्लोरीन के बाद फिर यहाँ पर मैच करेंगे, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम 11 नंबर है, मैग्नीशियम 12 नंबर है, एल्युमिनियम 13 नंबर है, सिलिकॉन 14 नंबर है, फास्फोरस 15 नंबर है, सल्फर 16 नंबर है और क्लोरीन क्या है 17 नंबर। तो देखिए ध्यान से, यानी कि लिथियम से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8। तो लिथियम का गुण किससे मिलता है, सोडियम से मिलता है। अगर बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो बेरिलियम का गुण किससे मिलता है, मैग्नीशियम से मिलता है। बोरान से स्टार्ट करेंगे तो 8वां नंबर आ जाएगा, एल्युमिनियम से मैच करता है। तो तत्वों को ऐसे रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। कौन सा वैज्ञानिक कहा था, न्यूलैंड वैज्ञानिक कहा। न्यूलैंड ने क्या कहा कि तत्वों को संगीत के धुन पर रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। संगीत का धुन क्या है भाई, तो संगीत का धुन है सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा। ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा है ना, तो ध्यान देना है। तो सारे गा मा पा धा नी सा को अगर रखेंगे तो तत्वों को याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए ये 2 वैज्ञानिक थे, एक जो था अभी बताए थे डबराइनर के त्रिक समूह का नियम, और दूसरा क्या था वैज्ञानिक, न्यूलैंड के अष्टक नियम। तो देखिए 2 वैज्ञानिकों आपने मत दिए कि तत्वों को ऐसे रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए अब मेन वैज्ञानिक कौन था भाई, अब मेन वैज्ञानिक मेंडलीव था। क्या था, मेंडलीव। अब इसको बोलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। चैप्टर का नाम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल किसका था भाई, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी था। अब देखिए मेंडलीव ने क्या कहा कि आप लोग के दोनों रूल क्या है भाई, गलत हैं, और हम एक ऐसा रूल बनाएंगे जो तत्वों को याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो मेंडलीव ने क्या किया था भाई, तो मेंडलीव ने एक सारणी निर्माण किया। मेंडलीव ने क्या किया, पहले तो हम जानेंगे कि मेंडलीव का रूल क्या है। तो मेंडलीव ने क्या किया, देखिए ध्यान से, मेंडलीव का जो रूल था, तो मेंडलीव के रूल क्या है, मेंडलीव का नियम क्या है, हम समझेंगे। मेंडलीव के नियम, मेंडलीव का नियम, तो मेंडलीव का नियम क्या क्या है, ध्यान देना है। तो देखिए मेंडलीव के 2 नियम है, एक पुराना नियम है और एक जो है नया नियम है। तो पुराना नियम क्या है, समझने के बाद पुरानी धारणा क्या थी मेंडलीव का,
देखिए जैसे अगर मान लो कि ऑक्सीजन है तो नीचे इसको हम नीचे रहता है 8, ऊपर आता है 16, तो इसको हम बोलते हैं परमाणु भार। ऊपर वाला को बोलते हैं एटॉमिक वेट और नीचे वाला को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो ऊपर वाला को परमाणु भार बोलेंगे, नीचे वाला को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो मेंडेलीव का 2 नियम है, एक पुराना है, एक क्या है नियम है। तो पुराना नियम जो था एटॉमिक वेट पर आधारित था यानी परमाणु भार पर, और नया नियम किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो क्या करना है अब हम बताने जा रहे हैं दोनों नियम को बारी बारी से। कैसे हम बताएंगे मेंडेलीव के दोनों नियम, तो देखिए ध्यान से। तो मेंडेलीव के पुराना नियम क्या नियम है समझेंगे हम। तो मेंडेलीव के पुराना नियम देखिए, पुरानी धारणा, हम क्या समझेंगे इसको, पुरानी धारणा। मेंडेलीव के पुरानी धारणा क्या है, धारणा। तो मेंडेलीव की पुरानी धारणा क्या है, देखिए मेंडेलीव की पुरानी धारणा क्या है, मेंडेलीव के पुराना नियम क्या है, एकदम आसान है, एक लाइन में याद कर लेंगे। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। मेंडेलीव का पुराना नियम क्या है, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, एकदम आसानी होगा। कैसे आसानी होगा भाई, देखिए मेंडेलीव का नियम, पुराना नियम ये है कि तत्वों के गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो याद करने में आसानी होगा। मेंडेलीव के गुण तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो क्या होगा, याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए उतना बड़ा अगर याद नहीं हो रहा है तो आराम से जानते क्या होगा, आसान से याद होगा। मेंडेलीव के पहले तो नंबर किसी वैज्ञानिक को याद करना है नाम, तो कैसे याद करेगा, पहले वैज्ञानिक को याद कैसे करना है भाई, तो किसी वैज्ञानिक के नियम याद करना है तो मेंडेलीव के से नियम याद करना है। तो मेंडेलीव के नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। या तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो मेंडेलीव का पुराना नियम क्या है, मेंडेलीव के पुराने नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। देखिए मेंडेलीव के पुराना नियम क्या, एक लाइन हो जाएगा। मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार लिखेंगे, मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार, मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार, मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण, मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। देखिए मेंडेलीव के पुराना नियम क्या है, एकदम आसान है। देखिए मेंडेलीव के पुराना नियम क्या है समझेंगे बात। देखिए मेंडेलीव के पुराना नियम क्या है, मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती क्या होते हैं, फलन होते हैं, आवर्ती फलन होता है। याद रखना है कि मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती क्या होता है, फलन होता है। ठीक है, याद हो गया। मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती क्या होते हैं, फलन होते हैं। कुछ नहीं करना है। देखिए मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों को रखा जाए तो याद करने में आसानी होगा। तो उतना बड़ा बोलेंगे वहीं पे एक शब्द याद कर लेना है, आवर्ती फलन। तो जिसको आवर्ती फलन याद हो गया ना तो पुराना नियम नया नियम याद हो गया। देखिए मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। तो परमाणु भार जब आएगा तो पुराना नियम, और परमाणु क्रमांक आ जाएगा तो नया नियम। तो मेंडेलीव का पुराना नियम क्या है, मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती क्या होता है, फलन होता है। याद कर लेना है, आवर्ती फलन याद रहेगा, उसी का लंबा बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो इसको एक लाइन बोल रहे हैं मेंडेलीव के, ये तो वैज्ञानिक है भाई, इसको याद रहेगा उसकी हेडिंग देखकर। मेंडेलीव के पुराने विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। और नया नियम क्या करना है, अगर मान लो कि नया नियम तुमको यहाँ समझना है तो नया नियम कैसे समझेंगे हम। पुराना नियम हो गया,
अगर नया नियम समझना है नई धारणा के अनुसार, तो नई धारणा क्या है भाई? नई धारणा को बोलते हैं आधुनिक। तो आधुनिक क्या होगा? तो देखो क्या करना है यहाँ पर, केवल यहाँ पर क्या कर देना है, परमाणु भार के जगह पर कर देना है परमाणु क्रमांक। क्या कर देना है? परमाणु क्रमांक। केवल परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक कर दिए तो नया नियम होगा। तो मेंडलीव का नया नियम क्या है? मेंडलीव के पुराने विचार के अनुसार तो पुराना भी काटना पड़ेगा यहाँ तो पुराना को हम क्या कर देंगे? नया कर देंगे। तो देखिए मेंडलीव के नए विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती क्रम। तो देखिए जब पुराना नियम पूछेगा तो परमाणु भार कर देना है, नया नियम पूछेगा तो परमाणु क्रमांक कर देना है। एटॉमिक वेट मतलब पुराना नियम है और एटॉमिक नंबर मतलब नया नियम है। तो दिमाग रखना, जब भी पूछे कि मेंडलीव का पुराना नियम क्या है, एक लाइन में जवाब देना है। मेंडलीव के विचार के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। जब नया नियम पूछेगा तो मेंडलीव के नए विचार के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे तत्वों को रखा जाए तो याद करने में क्या होगा? आसानी होगा। तो देखिए ध्यान से आप लोग, मेंडलीव के जो है दोनों नियम समझ में आ गया, लेकिन अब दिमाग में रखना है कि मेंडलीव क्या किया था, कैसे चार्ट बनाया था, कैसे सारणी बनाया था, सारणी को कैसे कैसे रखा ताकि तत्वों को याद करने में क्या हुआ? आसानी हुआ। तो देखिए ध्यान से, मेंडलीव क्या किया था भाई? देखिए शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास, ये देखिए ध्यान से, मेंडलीव क्या किया था? 7 क्षैतिज कॉलम बांटा था। कितने कॉलम बांटा था मेंडलीव ने? 7 क्षैतिज कॉलम। ऐसे 7 क्या किया है? क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब बाएं से दाएं, यानी क्षैतिज का मतलब बाएं से दाएं चल रहा है आपको। देखिए कितना हो गया है? 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ज्यादा बन गया है। देखिए ध्यान से, इधर इसको क्या करना है? ये पढ़ना है। तो मेंडलीव क्या किया था? 7 क्षैतिज, देखिए ध्यान से, 7 क्षैतिज कॉलम। मेंडलीव ने क्या किया था? 7 क्षैतिज कॉलम बांट दिया। मेंडलीव ने क्या किया था? 7 क्षैतिज कॉलम बांट दिया था। और नए विचार के अनुसार देखिए, एक लड़का हमारे पास स्लेट में बना कर लिख रहा है पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में दिखा रहे हैं, इसमें क्या किया है मेंडलीव ने? क्या किया था? ऐसे जो बनाया था, देखिए ध्यान से, ऐसे कॉलम बनाया और लास्ट में भी ऐसे कॉलम बना दिया है। देखिए चार्ट, तो ये फर्स्ट वर्ग हो गया, ये इसको बोल दिया था कि सेकंड वर्ग है। तो मेंडलीव क्या किया था? 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम में बांट दिया। 7 क्षैतिज कॉलम ऐसे, यहाँ पर पार्टीशन ऐसे ऐसे दिया है, पार्टीशन करके, ये नीचे अलग नहीं है ये। तो ऐसे मेंडलीव क्या किया था? ऐसे जो है कॉलम बना दिया, बहुत सारे कॉलम बना दिया था। देखिए लास्ट में ये 18 नंबर था, इसको शून्य वर्ग कहते हैं। तो मेंडलीव क्या किया था? एक क्षैतिज ऐसे सारणी बनाया था। सारणी को क्या किया था? नए विचार के अनुसार है, पुराने विचार के अनुसार। पुराना विचार तो कोई आता नहीं, परीक्षा में पढ़ते नहीं है। नए विचार के अनुसार मेंडलीव क्या किया था? 7 क्षैतिज कॉलम बांटा और 18 खड़े कॉलम बांट दिया। कितना खड़े कॉलम बांट दिया? 18 कॉलम। देखिए हम कॉलम सारणी बना नहीं पा रहे, ऐसे बना दिया, शॉर्टकट में समझ लेना। ये फर्स्ट वर्ग है और ये क्या है? सेकंड वर्ग। ये 18वां, लास्ट में 18। तो ये फर्स्ट वर्ग में क्या रखा था? हाइड्रोजन रखा था, उसके बाद लिथियम रखा, उसके बाद सोडियम रखा, पोटेशियम रखा, रुबिडियम रखा, सीजियम रखा, फ्रांसियम रखा। और इसमें क्या किया था? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम रखा। देखिए मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव के पूरा एक और बात ध्यान देना, मेंडलीव के जो आधुनिक विचार था, आधुनिक सारणी को एक मोजले नामक वैज्ञानिक था जो क्या किया था? पूरे विस्तार से सजा कर रखा। पहले तो मेंडलीव क्या किया था कि 7 क्षैतिज कॉलम 8 खड़े कॉलम में बांटा था, जिसके एलिमेंट नहीं उसमें समाविष्ट नहीं हो पा रहे थे, उसको विस्तार कौन वैज्ञानिक किया था? मोजले नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने क्या किया? 7 क्षैतिज 18 खड़े कॉलम बांटा। फर्स्ट वर्ग में कौन तत्व रखा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और दूसरे में क्या रखा? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, इस बीच में भी है, लेकिन जैसे इसमें रखा था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सेनान और रेडान। देखिए ध्यान से,
इसे फर्स्ट वर्ग का है, ये सेकंड वर्ग का है, ये लास्ट में 18 वर्ग का है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, आधुनिक विचार के अनुसार तत्वों को 7 क्षैतिज 18 खड़े कॉलम में बांट दिया था। 7 क्षैतिज कॉलम को क्या कहा, इसको हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो 18 खड़े कॉलम था इसको मेंडलीव ने क्या कर दिया, वर्ग। क्या बना दिया, वर्ग। मेंडलीव ने क्या किया था, 7 क्षैतिज कॉलम 18 खड़े कॉलम बना। 7 क्षैतिज कॉलम को क्या कहा, आवर्त। 18 खड़े कॉलम को क्या कहा, वर्ग। देखिए ध्यान से, इसके कुछ गुण हैं। पूछा था परीक्षा में कि मेंडलीव के आधुनिक नियम बताइए, उसके 3 लक्षण को भी समझाइए। देखिए 3 या 4 लक्षणों को लिखना है, लक्षण तो गुण होता है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, पहले आवर्त में 2 तत्व। मेंडलीव ने क्या रखा था, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे तीसरे में 8, चौथे 5 में। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ा गया था यहाँ पर। ये देखिए मेंडलीव ने यहाँ पर 18 है, तो 18 ये है 0 वर्ग। इसको आप 1 सेकेंड बस। तो ये मेंडलीव ने क्या किया था, पहले ये क्या किया था, हीलियम था, नियान था, आर्गन था, क्रिप्टॉन था, सेनान था और रेडान था। देखिए ध्यान, मेंडलीव ने क्या किया था, जो फर्स्ट वर्ग में 7 तत्व थे, सेकंड में ये थे और लास्ट में 18 में ये थे। केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर पार्ट 2 लेकर आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल का। और पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पूरा विधिवत बताएंगे। पिछले पार्ट में हमने बताए थे कि पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल क्यों बना था, ताकि तत्वों को याद करने में क्या होता है, आसानी हो जाता है। इस संदर्भ में 3-4 वैज्ञानिक के बारे में हम बात बताए थे, जैसे डोवर्नियर के त्रिक समूह का नियम क्या था। तो समान गुण धर्म वाले 3 तत्व लिया जाए और पहले और अंतिम तत्व के परमाणु भार को जोड़कर 2 से भाग दिया जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाता था। इस प्रकार तत्वों को रखा जाए, याद करने में क्या हो रहा था, आसानी हो जा रहा था। तो ये था डोवर्नियर के त्रिक समूह का नियम था। सेम ऐसे ही हम बताए थे कि न्यूलैंड के अष्टक का नियम क्या है। न्यूलैंड के अष्टक का नियम संगीत के धुन पर आधारित था, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। इस पर तत्वों को रखा जाए संगीत के धुन पर, तो याद करने में क्या होगा, आसानी होगा। और ध्यान दीजिए, तीसरे वैज्ञानिक था मेंडलीव, जो महत्वपूर्ण था मेंडलीव। उसी के बारे में हमको चैप्टर में क्या करना है, विधिवत क्या करना है, जानना है। तो मेंडलीव के हमने 2 रूल पढ़े थे, एक पुराना नियम, एक पढ़े थे नया नियम। तो पुराना नियम क्या था, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। और नया नियम क्या था, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। देखिए ध्यान से, अभी तो हम पढ़े थे पीछे पढ़े थे हम उसके बारे में विधिवत वैज्ञानिक। लेकिन आज हम उसके लक्षण पढ़ेंगे कि मेंडलीव के लक्षण क्या है, मेंडलीव ने क्या किया था। ध्यान दीजिए, लक्षण का मतलब गुण होता है। तो मेंडलीव एक सारणी बनाया था और सारणी को क्या किया था, 7 क्षैतिज 18 खड़े कॉलम में बांट दिया था। ठीक है, 7 क्षैतिज कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 क्षैतिज कॉलम था। इस 7 क्षैतिज कॉलम को हम बोलते थे आवर्त। इस 7 क्षैतिज कॉलम को क्या कहते हैं, आवर्त। और जो खड़े कॉलम है 18, 1 से लेकर 18, उसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं उसको, वर्ग। देखिए ध्यान से, मेंडलीव ने एक सारणी बनाया था और सारणी को क्या किया था, 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम में बांटा था। 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त कहा और 18 खड़े कॉलम को वर्ग कहा। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट वर्ग में कौन कौन तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ध्यान देना है सेकेंड वर्ग में कौन कौन तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और देखना है ध्यान से, ऐसे ही रखा गया है। थर्ड में स्कैंडियम क्या है, ये टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और जैसे कि 13 में है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, हीलियम की फैमिली है। तो इस प्रकार मेंडलीव ने क्या किया था, 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम बना दिया था
और सात 36 कॉलम को आवर्त, 18 खड़े कॉलम को क्या कहा, वर्ग कहा। देखिए अब इसके हम लक्षण के एक एक लक्षण के बारे में समझेंगे कि मैंडरिप का लक्षण क्या है। एग्जाम में आता है क्लास 10th में बोर्ड की परीक्षा में कि मैंडरिप के नियम क्या है और उसके 3 सामान्य लक्षण को क्या कीजिए बताइए। तो मैंडरिप का नियम क्या है, आधुनिक नियम पूछता है तो मैंडरिप का आधुनिक नियम क्या है, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। और लक्षण में क्या हम बोलेंगे, लक्षण क्या है भाई, तो मैंडरिप ने क्या किया था, 7 36 18 खड़े कॉलम में बांटा था और 7 36 कॉलम को क्या कहते हैं, आवर्त, और 18 खड़े कॉलम को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग को हम ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए ध्यान से, मैंडरिप ने क्या किया था, 7 36 कॉलम और 18 खड़े कॉलम बांटा था। 7 36 कॉलम को आवर्त और 18 खड़े कॉलम को क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। देखिए हम बारी बारी से कैसे हम लक्षण बताएंगे कि मैंडरिप के आवर्त सारणी के लक्षण क्या क्या है। तो मैंडरिप के आवर्त सारणी के लक्षण, पहला लक्षण ये है कि मैंडरिप ने क्या किया था, सारणी को 7 36 कॉलम और 18 खड़े कॉलम में बांटा था और 7 36 कॉलम को क्या करते हैं, आवर्त, 18 खड़े कॉलम को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। ये मैंडरिप का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है, देखिए ध्यान से, मैंडरिप ने क्या किया था, पहले आवर्त में मैंडरिप ने क्या किया था, पहले आवर्त में 2 तत्व रखा था। मैंडरिप ने क्या किया था, पहले आवर्त में 2 तत्व रखा था, कौन कौन, हाइड्रोजन और लास्ट में क्या है, हीलियम। तो मैंडरिप ने पहले आवर्त में कितने तत्व रखा था, 2 तत्व रखा था। देखिए ध्यान से, 2 मतलब सबसे कम आवर्त में तत्व थे 2 ये, इसीलिए इसका नाम रखा अति लघु। इसका नाम क्या किया, पहले आवर्त का नाम रखा था अति लघु। पहले आवर्त का नाम क्या रखा, अति, नहीं यहाँ पर पहले आवर्त, फर्स्ट आवर्त का मैंडरिप ने क्या नाम रखा था, अति लघु। अति लघु मतलब सबसे कम तत्व थे। पहले आवर्त में क्या थे, हाइड्रोजन और क्या थे, हीलियम, इसीलिए पहले आवर्त का नाम मैंडरिप ने क्या रखा था, अति लघु। दूसरे तीसरे में देखिए ध्यान से, दूसरे तीसरे में मैंडरिप ने कितने तत्व रखा था, 8 तत्व रखा था, इसलिए इसका नाम रखा लघु। इसका नाम रखा लघु। अब ध्यान दीजिए, चौथे पांचवे में मैंडरिप ने 18 तत्व रखा, जिसे बोलते हैं द्विक, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विक। और छठवें सातवें में मैंडरिप ने क्या किया था, 32 तत्व रखा था, जिसे हम बोलते हैं अतिदृक, जिसे क्या कहते हैं, अतिदृक। देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए मैंडरिप ने क्या किया था, पहले आवर्त में कितने तत्व रखा था, पहले आवर्त में 2 तत्व रखा था, जिसे क्या कहते हैं, अति लघु। दूसरे तीसरे में कितने रखा था, 8, जिसे हम क्या बोलते हैं, लघु। चौथे पांचवें में कितना रखा था मैंडरिप ने, 18 तत्व रखा था, जिसे बोलते हैं द्विक। छठवें सातवें में कितना रखा, 32 तत्व रखा, जिसे बोलते हैं अतिदृक। देखिए ध्यान से, मैंडरिप के अगर लक्षण पूछ रहा है कि मैंडरिप के 3 सामान्य लक्षण बताइए, पहला लक्षण क्या है, मैंडरिप ने क्या किया था, एक सारणी बनाया था, जो सारणी हम चार्ट बनाए हैं। मैंडरिप ने एक सारणी बनाया था और सारणी को 7 36 खड़े कॉलम, 7 36 कॉलम और 18 खड़े कॉलम में बांट दिया था। 7 36 कॉलम को आवर्त कहा, 18 खड़े कॉलम को उसने क्या कहा, वर्ग कहा। ये तो पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या था, मैंडरिप ने पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखा था, जिसे हम अति लघु कहते हैं। दूसरे तीसरे में 8 तत्व रखा था, जिसे हम लघु कहते हैं। चौथे पांचवें में 18 तत्व रखा था, जिसे हम दीर्घ कहते हैं। और छठवें सातवें में मैंडरिप ने कितना तत्व रखा, 32 तत्व रखा था, जिसे हम बोलते हैं अतिदृक कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैंडरिप के 2 सामान्य लक्षण आसानी से याद होगा। पहला ये याद हो गया कि मैंडरिप ने एक सारणी बनाया था, सारणी को 7 36 कॉलम और 18 खड़े कॉलम में बांट दिया था। 7 36 कॉलम को आवर्त कहते हैं और 18 खड़े कॉलम को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, दूसरा लक्षण यह है कि मैंडरिप ने क्या किया था, आवर्त सारणी में पहले आवर्त में 2 तत्व रखा था, इसलिए सबसे कम था, इसलिए इसका नाम रखा अति लघु। अति मतलब सबसे छोटा, अति लघु।
दूसरे तीसरे में 8 रखा था, इसलिए इसका नाम रखा लघु, उससे क्या है बड़ा। चौथे पांचवें में 18 रखा तो उससे कौन बोलते हैं दीर्घ। छठवें सातवें में 32 तत्व रखा तो सबसे बड़ा था, छठवें सातवें में सबसे अधिक तत्व थे, इसीलिए इसको बोलते हैं अत्यधिक। तो इस प्रकार दो लक्षण आसानी से याद होगा। पहला लक्षण क्या था, पहला लक्षण ये था कि मेंडलीव ने क्या किया था, एक सारणी बनाया था, सारणी को 7 क्षैतिज 18 खड़े कॉलम बांट दिया था, 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त 18 खड़े कॉलम को क्या कहा वर्ग। दूसरा क्या था, मेंडलीव ने पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे तीसरे में 8, चौथे पांचवें में 18 और छठवें सातवें में 32 तत्व था। और मेंडलीव ने सबसे कम जो ध्यान देना है, दोबारा हम बोल रहे हैं, मेंडलीव ने सबसे कम रखा था फर्स्ट आवर्त में, इसलिए इसका नाम रखा अति लघु। दूसरे तीसरे में 8 था, उससे ज्यादा था, इसलिए रखा उसका लघु। चौथे पांचवें में ज्यादा था, उससे भी 18 उससे बोलते हैं दीर्घ। छठवें सातवें में 32 सबसे ज्यादा था, इसलिए हम उसको बोलते हैं अत्यधिक। मेंडलीव के 2 सामान्य लक्षण याद हो गया। तीसरा ध्यान समझेंगे, थोड़ा मिटा देंगे। मेंडलीव ने इस प्रकार 2 लक्षण समझ आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए तीसरा लक्षण क्या था, मेंडलीव ने क्या कहा। मेंडलीव तीसरा लक्षण क्या था, पहला लक्षण समझ में आ गया, दूसरा भी आ गया। तीसरा लक्षण क्या है, ध्यान देने वाली बात है। तीसरा लक्षण क्या है, पहला लक्षण ये था कि मेंडलीव ने क्या किया था, एक सारणी बनाया था, सारणी को 7 क्षैतिज 18 खड़े कॉलम बटा 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त 18 खड़े कॉलम को वर्ग कहते हैं। दूसरा लक्षण यह था कि मेंडलीव ने क्या किया था, पहले आवर्त में 2 तत्व जिसे बोलते हैं सबसे कम थे, इसे बोलते हैं अति लघु। और दूसरे तीसरे में उससे ज्यादा था, 8 था, तो उसको बोलते हैं लघु। और चौथे पांचवें में ज्यादा था, उससे 18 था, उसको बोलते हैं दीर्घ। छठवें सातवें में 32 तत्व रखा, इसे बोलते हैं अतिदीर्घ। देखिए ध्यान से, एक और बात है, हम पिछले वीडियो में एक वीडियो बनाए थे, शॉर्ट वीडियो, उसमें हम बताए थे कि एक इसको फर्स्ट वर्ग को सेकंड वर्ग को कैसे याद करते हैं। सारे वर्ग को हम याद करने के लिए ट्रिक बनाए हैं, सारे वीडियो डालेंगे हम। अब ध्यान दीजिए, इसमें बताया था कि फर्स्ट वर्ग को याद करने के लिए फार्मूला है, एक मुस्लिम औरत है, इसका नाम है हलीना। हलीना के से करे, आरबी से रब से, सीएस से एफआर से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद, क्या करें, बेटा मांगे कार स्कूटर बंगला रिक्शा। देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बंगला रिक्शा। तो ऐसे हम ट्रिक जो है सारे वर्गों के बताएंगे हम अगले वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारे वर्ग को याद कराएंगे। देखिए 2 लक्षण याद हो गया। तीसरा लक्षण ये था, ध्यान दीजिए, छठवें आवर्त में कुल जो है 32 तत्व थे। 32 तत्वों को क्या था, जगह था नहीं, इसलिए क्या किए, लैथे छठवें आवर्त के लैथेनियम एक तत्व था, उसके नीचे के 14 तत्वों को, उसके नीचे के कितने तत्वों को, उसके नीचे के 14 तत्वों को सारणी के नीचे रख दिया। कहाँ रख दिया, सारणी के नीचे रख दिया। कौन सा रखा था, मेंडलीव ने। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार क्या था मेंडलीव ने। लैथेनियम के नीचे के 14 तत्वों को सारणी के कहाँ रखा, नीचे रखा, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी। जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार AC माने एक्टेनियम के नीचे के 14 तत्वों को मेंडलीव ने क्या किया था, सारणी के कहाँ रखा था, सारणी के नीचे रखा था, सारणी के नीचे रखा था, जिससे हम क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल मिलाकर 14 तत्व थे जिसको नीचे रखा गया, जिसे हम बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। देखिए ध्यान से, मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव के हम लक्षण कैसे बताएंगे, मेंडलीव के लक्षण क्या है। मेंडलीव के समान में 3 लक्षण, कौन कौन लक्षण है मेंडलीव के। तो पहला लक्षण ये था कि मेंडलीव ने क्या किया था, एक सारणी बनाया था, और सारणी को क्या किया था, 7 क्षैतिज कॉलम 18 खड़े कॉलम में बांट दिया था। 7 क्षैतिज कॉलम को आवर्त कहा, 18 खड़े कॉलम को क्या कहते हैं, वर्ग कहा। दूसरा लक्षण ये था कि मेंडलीव ने क्या किया था, पहले आवर्त में कम तत्व थे, 2 तत्व थे, जिसे हम बोलते थे अति लघु। दूसरे तीसरे में 8 था, तो हम उसे बोलते हैं लघु। चौथे पांचवें में 18 तत्व था, उसे बोलते हैं दीर्घ।
और छठे सप्ताह में सबसे ज्यादा 32 तत्व था, उसे बोलते हैं अतिद्रीव। ये दूसरा लक्षण था। तीसरा लक्षण ये है, मेंडलिक ने देखा कि छठवें आवर्त में कुल 32 तत्व हैं, जिसमें जगह नहीं था 14 तत्वों को रखने के लिए, उस सारणी के नीचे रखा, उसको बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक उसी प्रकार सातवें आवर्त में भी 14 तत्वों को जगह नहीं था, तो उसको सारणी के नीचे रखा गया, जिसे बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। देखिए मेंडलिक के नियम याद हो गया और इसके 3 सामान्य लक्षण भी क्या हो गया, याद हो गया। अब देखिए ध्यान से हम आगे चलेंगे कि मेंडलिक की आवर्त सारणी से लाभ क्या है और मेंडलिक की आवर्त सारणी से हानि क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, विधिवत चलेंगे। देखिए सारे चार्ट समझ में आ गया होगा। पहले ये वर्ग है, पहले वर्ग, दूसरे वर्ग, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए लास्ट वाले वर्ग कौन बोलते हैं? अप्रिय गैस। लास्ट वाले वर्ग कौन क्या बोलते हैं? अप्रिय गैस। इसको बोलते हैं निष्क्रिय भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन तत्व है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, सिलिकॉन है, क्सेनॉन है, रेडॉन है। ये सब अप्रिय गैस हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करता है। और फर्स्ट वर्ग के कौन कौन तत्व हैं? जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम। सेकंड में कौन कौन आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्या है? रेडियम। देखिए ध्यान से, इस प्रकार मेंडलिक के नियम समझ में आ गया, उसके 3 लक्षण भी याद हो गया। तो अब देखिए ध्यान से हम आगे चलने वाले हैं कि मेंडलिक के जो है लाभ क्या है, उससे हानि क्या है। तो एग्जाम में पूछता है क्लास 10th में कि मेंडलिक की आवर्त सारणी से 3 लाभ बताइए। मेंडलिक की आवर्त सारणी से 3 जो है हानि है, तो 3 हानि को भी समझाइए। तो 3 लाभ कौन कौन है मेंडलिक से और 3 हानि कौन कौन है, इसे हम विधिवत क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए ध्यान से, पहले हम समझेंगे लाभ। तो लाभ क्या है भाई? मेंडलिक की आवर्त सारणी से लाभ क्या है? लाभ ये है कि मेंडलिक की आवर्त सारणी में किसी एक वर्ग, जैसे पहले वर्ग का नाम था, देखिए फर्स्ट वर्ग है, और पहले वर्ग में कौन कौन तत्व हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 7। मेंडलिक के फर्स्ट वर्ग में हम किसको रखे हैं? जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और क्या है? फ्रांसियम। देखिए मेंडलिक के किसी एक वर्ग में एक तत्व का अगर ज्ञात हो गया कि ये तत्व, जैसे लिथियम इसमें ठोस है अगर, तो सारे इस वर्ग के तत्व क्या होंगे? ठोस होंगे। तो पहला लाभ ये है मेंडलिक की आवर्त सारणी से, पहला ये लाभ है कि तब किसी वर्ग के एक तत्व के गुण जानकारी होता है, तो उस वर्ग के सारे तत्वों का गुण क्या होता है? सेम होता है। जैसे लिथियम ठोस है, सारे वर्ग के क्या होंगे? ठोस होंगे। और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या है? यह एक अपवाद है, इसका जगह आवर्त सारणी में कहीं नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि फर्स्ट वर्ग में रखा गया है। क्योंकि देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन क्या है? सारे तत्वों में छिपा है, इसलिए इसको बोलते हैं आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। इसलिए देखिए हाइड्रोजन को छोड़कर अगर फर्स्ट वर्ग के अगर एक तत्व की गुण जानकारी होता है, तो उस वर्ग के सारे तत्वों का गुण क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए पहला तो मेंडलिक के आवर्त सारणी से पहला लाभ क्या मिल गया? पहला लाभ ये है कि तत्वों की किसी एक वर्ग के अगर गुण जानकारी होती है, तो उस वर्ग के सारे तत्वों का गुण क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि लिथियम ठोस है, तो सारे क्या है? ठोस है। ये फर्स्ट वर्ग था। अगर मान लो कि ऐसे ही अगर लास्ट वाले वर्ग जैसे कि 18 है, चलिए चलते हैं मेंडलिक के आवर्त सारणी से हानि क्या क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि मेंडलिक के आवर्त सारणी से हानि क्या क्या है। हम पहले बता चुके हैं कि अभी जस्ट पहले बताए थे कि मेंडलिक के आवर्त सारणी से लाभ क्या है। अब हम चलेंगे मेंडलिक के आवर्त सारणी से हानि क्या है। देखिए मेंडलिक के आवर्त सारणी से 3 हानियाँ क्या क्या है। देखिए मेंडलिक के आवर्त सारणी से पहला हानियाँ ये है कि हाइड्रोजन का स्थान जो है आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना पहला क्या है? मेंडलिक के आवर्त सारणी से हानि है। मेंडलिक के आवर्त सारणी से हानि क्या है भाई? तो मेंडलिक के आवर्त सारणी से ये हानि है कि हाइड्रोजन का स्थान क्या है? कहीं निश्चित नहीं है। ऐसे इसको माना गया है कि प्रथम
वर्ग में रखा गया है, लेकिन किसी कहीं पर इसका निश्चित नहीं है। इसका स्थान निश्चित नहीं होने के कारण इसे हम बोलते हैं आवारा तत्व। इसे क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी से हानि पहला क्या है? हाइड्रोजन का स्थान क्या है? सारणी में निश्चित नहीं होना। एक तो हानि मिल गया। देखिए दूसरा हानि क्या है? नंबर 2 हानि है ये, जैसे हम बताए थे कि आवर्त 6 में हम बताए थे कि आवर्त नंबर 6 में कुल कितने तत्व थे? तो आवर्त नंबर 6 में 32 तत्व थे, जिसमें से 14 तत्वों को सारणी के कहाँ रखा गया था? नीचे रखा गया था, क्योंकि उसमें जगह था नहीं। और जिस 14 तत्वों को सारणी के नीचे रखा गया था तो हम इसको बोलते थे लैंथेनाइड श्रेणी। इसको क्या बोलते थे? लैंथेनाइड श्रेणी। इसको हम क्या बोलते थे? लैंथेनाइड श्रेणी। देखिए आवर्त नंबर 6 में कुल 32 तत्व थे, तो 32 में से 14 तत्वों को कहाँ रखते थे? नीचे रखा गया है। क्यों रखा गया है? ताकि वहाँ पर जगह नहीं था, तो उस 14 तत्वों को नीचे रखते थे, उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। तो ध्यान देना है, आवर्त नंबर 6 में कुल 32 तत्व हैं, जिसमें से 14 तत्वों को हम सारणी के कहाँ रखे हैं? नीचे रखे हैं, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। दूसरा नंबर ऐसे ही था सेम एकदम, जैसे कि आवर्त नंबर अगला क्या था? आवर्त नंबर 7 में भी कुल कितने तत्व थे? 32 थे, जिसमें से भी 14 तत्वों को सारणी के कहाँ रखा गया था? नीचे रखा गया था, जिसे हम बोलते थे एक्टिनाइड श्रेणी। क्या बोलते थे जिसे? एक्टिनाइड श्रेणी। तो एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं? हम पीछे बता चुके हैं। आवर्त नंबर 6 में कुल 32 तत्व हैं, जिसमें 14 तत्वों को सारणी के नीचे रखा गया है, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक उसी प्रकार आवर्त नंबर 7 में भी 32 तत्व हैं, जिसमें से 14 तत्वों को कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया है, जिसे बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जगह नहीं था सारणी में, इसीलिए इसे हम लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को कहाँ रखे हैं? नीचे रखे हैं। तो कमियां ये थी। तो हानि क्या था? ये थी। पहला हानि ये था कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या है? निश्चित नहीं है। और दूसरा ये था कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड का स्थान क्या था? निश्चित नहीं है। तीसरा क्या है भाई हानि? तो तीसरा हानि ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ प्रवृत्ति के बारे में हम जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है। अभी हम बताए थे आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी से लाभ क्या है, हानि क्या है, उसके लक्षण बताए थे। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति बताएंगे। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में पहला प्रवृत्ति क्या है? संयुक्ता जानेंगे हम कि आधुनिक आवर्त सारणी में संयुक्ता पहला प्रवृत्ति कैसे चलता है। देखिए किसी आवर्त में, कोई भी आवर्त, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले जो है संयुक्ता 1 से 4 तक क्या होती है? बढ़ती हैं, फिर घटकर क्या होती है? 0 हो जाती है। तो जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियॉन है। देख रहे हैं कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्रमांक बढ़ रहा है। लेकिन क्रमांक बढ़ने के साथ साथ 1, 2, 3, 4 उसके बाद क्या? 3, 2, 1 0 हो जाए इसमें। तो किसी आवर्त में सातों आवर्त की बात बोल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आवर्त होता है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयुक्ता क्या होती है? 1 से 4 तक बढ़ती हैं, फिर घटकर क्या होती है? 0 हो जाती है। ये पहला लक्षण है। आधुनिक आवर्त सारणी की पहला प्रवृत्ति क्या है? पहला प्रवृत्ति यह है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयुक्ता क्या होती है? 1 से 4 तक बढ़ती हैं, फिर घटकर क्या होती है? 0 हो जाती है। देखिए ये तो पहला हो गया भाई संयुक्ता समझ में आया होगा कि आवर्त सारणी में संयुक्ता की प्रवृत्ति क्या है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयुक्ता क्या होती है? 1 से 4 तक बढ़ती हैं, फिर घटकर क्या होती है? 0 हो जाती है। तो पहला लक्षण समझ में आ गया। दूसरा लक्षण क्या था? परमाणु त्रिज्या। दूसरा लक्षण क्या है भाई? परमाणु त्रिज्या है। देखिए परमाणु त्रिज्या क्या है? तो किसी आवर्त में, जैसे कि हम यहाँ पर आवर्त नंबर क्या दिए हैं? जैसे कि आवर्त दे दिए दूसरे आवर्त, ये आवर्त नंबर क्या है? 2 है। और ये क्या है? परमाणु त्रिज्या है। ये क्या है? परमाणु क्या है? त्रिज्या है। देखिए ध्यान से
केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज हम क्लास 10th और 9th के ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। देखिए जैसे कि समभारी है, समस्थानिक है, समन्यूट्रॉनिक है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं समभारी को आइसोबार, समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप्स और समन्यूट्रॉनिक को बोलते हैं आइसोटोन्स। हम देखिए बारी बारी से समझेंगे कि आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स क्या है। देखिए आइसोबार कैसे समझेंगे हम कि आइसोबार है। देखिए ध्यान से, जैसे कि आर्गन है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इसका जो होता है 19, इसका जो होता है 20 और इसका एटॉमिक वेट 40, इसका भी एटॉमिक वेट 40, इसका भी एटॉमिक वेट 40। देखिए भिन्न भिन्न डिफरेंट एलिमेंट हैं, भिन्न तत्व हैं और इनके क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक वेट जो है सेम है। तो जिन भिन्न डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक वेट सेम हो तो उसे बोलते हैं आइसोबार, उसको बोलते हैं समभारी। हिंदी में बोलते हैं समभारी और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। देखिए आइसोबार क्या है, आइसोबार मीन्स समभारी क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर डिफरेंट और एटॉमिक वेट क्या होगा, सेम होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे आइसोबार। हिंदी में क्या बोलते हैं समभारी, हिंदी में क्या बोलते हैं समभारी। तो देखिए समभारी क्या है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम क्या है समभारी है। कैसे पता लग रहा है कि समभारी है, क्योंकि देखिए आर्गन के एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20, ये तीनों डिफरेंट है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट 40 तीनों का है। तो इसलिए जिसका डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट आर कॉल्ड क्या होता है आइसोबार। अब देखिए ध्यान से, ये जो है आइसोबार का एग्जांपल है। देखिए आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है समझेंगे। जैसे कि आइसोटोप्स क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, और इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ड्यूट्रियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। देखिए एक ही तत्व के एटॉमिक नंबर क्या है सेम है और एटॉमिक वेट क्या है डिफरेंट है, इसको बोलेंगे आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे इसको आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं, एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट क्या रहेगा डिफरेंट, तो हम इसको बोलेंगे आइसोटोप्स। देखिए ध्यान से फिर समझेंगे कि आइसोटोप्स, आइसोबार क्या है। देखिए आइसोबार क्या है, डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक वेट सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आर कॉल्ड होता है आइसोबार। एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट आर कॉल्ड होता है आइसोटोप्स। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने हैं आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। देखिए इसका नाम क्या है, जैसे आइसोबार क्या है भाई, तो डिफरेंट एलिमेंट है। देखो डिफरेंट एलिमेंट में क्या है, पहला आर्गन, पहला क्या है आर्गन, इसका नाम क्या है पोटेशियम, इसका नाम क्या है पोटेशियम, इसका नाम क्या है कैल्शियम, इसका नाम क्या है कैल्शियम। देखिए डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट सेम रहेगा तो हम उसे बोलेंगे आइसोबार। जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग और एटॉमिक वेट क्या है सेम है, हम इसे क्या बोलेंगे आइसोबार। और आइसोटोप्स क्या है, एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट आर कॉल्ड होता है आइसोटोप्स। देखिए जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। देखिए ध्यान से, अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो आइसोबार, देखिए आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं समभारी। देखिए सम मतलब समान, अभार मतलब भार, जिसका भार क्या हो समान हो तो उसे बोलते हैं समभारी। देखिए आइसोटोप समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब क्रमांक, जिसका क्रमांक क्या रहे समान रहेगा तो उसे बोलते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक बोलते हैं। देखिए अब हम समझेंगे आगे हम कि समन्यूट्रॉनिक क्या है। देखिए समन्यूट्रॉनिक क्या है, समझिए बात कि समन्यूट्रॉनिक क्या है। देखिए
जैसे सिलिकॉन, जैसे क्या है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर 14, इसका एटॉमिक नंबर 15, इसका एटॉमिक नंबर 16। तो देखिए इसका एटॉमिक वेट 23, इसका एटॉमिक वेट 31, इसका एटॉमिक वेट 32। देखिए ध्यान से, डिफरेंट एलिमेंट रहेगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो हम उससे बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स। यानी डिफरेंट एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन सेम आए तो हम उससे बोलते हैं आइसोटोन्स, हिंदी बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। देखिए जैसे न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, एकदम न्यूट्रॉन निकालने का आसान तरीका है, ऊपर से एटॉमिक वेट से घटा दो एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। देखिए इसमें न्यूट्रॉन निकालेंगे 30 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 16, 31 से घटाएंगे हम 15 तो आ जाएगा 16, 32 से घटाएंगे 16 तो आ जाएगा 16। ठीक है, सारे एलिमेंट में, तीनों एलिमेंट में सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, तीनों एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। तो क्या कहा जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक, यानी उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं उसको? आइसोटोन्स। देखिए फिर एक बार समझेंगे हम एक बार समझ लेंगे कि आइसोबार क्या है। डिफरेंट एलिमेंट में एटॉमिक वेट सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग रहेगा तो उसे बोलेंगे आइसोबार। एक ही एलिमेंट में नंबर्स ऑफ जो एटॉमिक नंबर रहेगा सेम रहेगा, एटॉमिक वेट डिफरेंट रहेगा तो बोलेंगे आइसोटोप्स। और डिफरेंट एलिमेंट में नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा तो बोलेंगे आइसोटोन्स। तो इस प्रकार हम आइसोबार, आइसोटोन्स का डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, डिफिनेशन याद कर सकते हैं ऐसे। देखिए एक और तरीका है, जो ऊपर वाला क्या रहेगा ध्यान दीजिए। आइसोबार में क्या होता है कि ऊपर वाला क्या रहेगा? सेम रहेगा, नीचे वाला क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा तो हम उसे बोलेंगे आइसोबार। जब नीचे वाला सेम रहेगा, ऊपर वाला डिफरेंट रहेगा तो हम बोलेंगे आइसोटोप्स। और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा तो बोलेंगे आइसोटोन्स।